नमस्कार। कृषि समाचारों के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले नजर आज की खास खबरों पर। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के लिए 50,000 करोड़ रुपए आवंटित। रबड़ और कॉफी बागवानी में एफडीआई पर हो रहा है विचार। नाफेड ने 10,000 टन प्याज के आयात की नई निविदा की जारी। सामान्य से 12% कम रह सकती है बारिश। और कच्चे रिफाइंड खाद्य तेलों पर आयात शुल्क बढ़ाने की मांग। अब कृषि समाचार विस्तार से। पीएमकेएसवाई यानी प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना चालू योजनाओं जैसे जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा पुनरुद्धार मंत्रालय के त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम, भू संसाधन विकास विभाग के एकीकृत पंधारा प्रबंधन कार्यक्रम और कृषि एवं सहकारिता विभाग के खेत पर जल प्रबंधन एकीकरण के रूप में विकसित की गई है। इस योजना के लिए अगले 5 वर्षों के लिए 50,000 करोड़ रुपयों का आवंटन किया गया है और चालू वित्त वर्ष 2015-16 के लिए इस योजना में 5,300 करोड़ रुपयों का आवंटन किया गया है, जिसमें 1,800 करोड़ रुपए कृषि एवं सहकारिता विभाग के लिए, 1,500 करोड़ रुपए भूमि संसाधन विभाग, 2,000 करोड़ रुपए जल संसाधन मंत्रालय के लिए शामिल है। पीएमकेएसवाई का मुख्य उद्देश्य फील्ड स्तर पर सिंचाई में निवेशों का अभिसरण, सुनिश्चित सिंचाई के अंतर्गत खेती योग्य क्षेत्र बढ़ाना, जल की बर्बादी को रोकने हेतु खेत पर जल उपयोग दक्षता में वृद्धि, परिशुद्ध सिंचाई और जल बचत तकनीकों को अपनाना, उपचारित नगरीय व्यर्थ जल के शहरी कृषि हेतु पुनर्उपयोग से सतत जल संरक्षण को प्रयोग में लाना और परिशुद्ध सिंचाई प्रणाली में अधिक निजी निवेश को आकर्षित करना है। सरकार रबड़ और कॉफी बागवानी क्षेत्रों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति देने पर विचार कर रही है, ताकि देश में और अधिक एफडीआई आकर्षित किया जा सके। सूत्रों ने बताया कि इस आशय का प्रस्ताव वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के विचाराधीन है। फिलहाल चाय बागवानी क्षेत्र में सरकारी मंजूरी मार्ग से 100% एफडीआई की मंजूरी है। वहीं किसी अन्य बागवानी क्षेत्र में विदेशी निवेश की अनुमति नहीं है। सूत्रों ने बताया कि विदेशी कंपनियों को रबड़ और कॉफी बागवानी में निवेश की अनुमति दी जा सकती है। उन्हें कॉफी फलियां, रबड़ के पेड़ से दूध इकट्ठा करने और कच्चे माल के प्रसंस्करण से जुड़े श्रमिकों के मामले में जुड़ने की अनुमति भी दी जा सकती है। प्रमुख सहकारिता संस्था नाफेड ने पाकिस्तान, चीन और मिस्र जैसे देशों से 10,000 टन प्याज के आयात करने के लिए बोली फिर से आमंत्रित की है। इससे पूर्व जारी की गई निविदा में वह कोई आपूर्तिकर्ता देश को आकर्षित करने में विफल रही थी। मांग और आपूर्ति में अंतर के कारण प्याज की कीमतों में तेजी है। उदाहरण के लिए दिल्ली में प्याज की खुदरा कीमत बढ़कर 60 रुपए प्रति किलो हो गई है। देश के अन्य भागों में यही स्थिति है। इससे पहले जारी निविदा को लेकर कोई प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हुई थी, इसलिए नाफेड ने 10,000 टन प्याज के आयात के लिए नई निविदा को जारी किया है। मौजूदा समय में दिल्ली और अन्य महत्वपूर्ण स्थानों पर प्याज की कीमतों पर अंकुश लगाने के लिए सरकारी तौर पर आपूर्ति बढ़ाने के उपाय किए गए हैं। इसके लिए लघु कृषक कृषि व्यवसाय कंसोर्टियम और नाफेड जैसी एजेंसियों की मदद ली जा रही है। आयातित प्याज की उपलब्धता से आपूर्ति में और सुधार होगा और कीमतों की तेजी पर अंकुश लगेगा। कमजोर मानसून और फरवरी-मार्च में बेमौसम बारिश के चलते भारत का खाद्यान्न उत्पादन 2014-15 फसल वर्ष में अनुमानित 4.66% घटकर 25.27 करोड़ टन रहा। फसल वर्ष 2013-14 में देश में खाद्यान्न की पैदावार 26.50 करोड़ रहा था। खाद्यान्न भंडार में मुख्य हिस्सा गेहूं, चावल, मोटे अनाज और दलहनों का होता है। एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि देश में 2014-15 में कुल खाद्यान्न उत्पादन 25.27 करोड़ टन रहने का अनुमान है, जो कि इससे पिछले साल के रिकॉर्ड खाद्यान्न उत्पादन 26.50 करोड़ टन के मुकाबले 1.24 करोड़ टन कम है। वर्ष 2014-15 के लिए चौथा अग्रिम अनुमान जारी करते हुए कृषि मंत्रालय ने कहा कि 2014 में खराब मॉनसून और इस वर्ष फरवरी-मार्च के दौरान बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि के चलते ज्यादातर फसलों का उत्पादन घटा है। वर्ष 2014-15 में चावल का उत्पादन घटकर 10.5 करोड़ टन रहने का अनुमान है, जो इससे पिछले वर्ष 10.67 करोड़ टन था।
गेहूं की पैदावार 2014-15 में घटकर 8.89 करोड़ टन रहने का अनुमान है, जो इससे पिछले साल में 9.59 करोड़ टन के रिकॉर्ड स्तर पर था। मंत्रालय ने गेहूं, दलहन और तिलहन के उत्पादन का अनुमान 13 मई को जारी अनुमान की तुलना में घटा दिया है। देश में चालू सत्र में मानसूनी बारिश सामान्य से औसतन 10% कम है और इस महीने बारिश का मौसम खत्म होने तक यह कमी 12% तक पहुंच जाने का अनुमान है। बारिश की कमी के कारण महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ भागों में खरीफ उत्पादन में कमी आने की आशंका है। बारिश की कमी की रिपोर्ट जारी करने के साथ मौसम विभाग ने यह चेतावनी भी दी है कि अगले 4 दिनों तक हिमालय की तराई में भारी बारिश हो सकती है। इससे उत्तर प्रदेश, बिहार, असम और पश्चिम बंगाल में आने वाले दिनों में बाढ़ की चेतावनी जारी की गई है। किसानों के हितों का ख्याल रखने और घरेलू तिलहन प्रसंस्करणकर्ताओं को प्रतिस्पर्धा का समान अवसर प्रदान करने के लिए उद्योग संगठन सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर्स एसोसिएशन ने कच्चे खाद्य तेल पर आयात शुल्क को 7.5% से बढ़ाकर 25% करने और रिफाइंड तेल पर इसे 15% से बढ़ाकर 45% करने की मांग की है। इससे पूर्व आयात शुल्क दिसंबर में बढ़ाया गया था। सरकार को सौंपे गए मांग पत्र में एसईए ने कहा कि हम आपकी जानकारी में खाद्य तेलों के आयात में आ रही तीव्र वृद्धि को लाना चाहते हैं, जो घरेलू किसानों और वनस्पति तेल रिफाइनिंग इकाइयों को बुरी तरह प्रभावित कर रहा है। एसईए ने कहा कि शुल्कों में वृद्धि किए जाने से पेराई करने वालों और स्थानीय किसानों के हितों की रक्षा होगी और तिलहन खेती में उनकी दिलचस्पी बनी रहेगी। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने धान समेत अन्य 11 प्रकार की फसलों की नई किस्में विकसित की हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार इन नई किस्मों से राज्य में विभिन्न फसलों के पैदावार में बढ़ोतरी होगी। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने इस वर्ष धान सहित दलहनी और तिलहनी फसलों, साग सब्जियों और उद्यानिकी फसलों की 11 नई किस्में विकसित की हैं। कई वर्षों के लगातार गहन अध्ययन, प्रयोग और अनुसंधान के बाद कृषि वैज्ञानिकों ने इन्हें विकसित किया है। कृषि समाचारों के बाद आइए अब जानकारी लेते हैं प्रदेश की प्रमुख मंडियों के ताजा मंडी भावों की। सबसे पहले बात करते हैं गेहूं के औसत भावों की। लखनऊ की मंडी में 1460 रुपए, इलाहाबाद की मंडी में 1540 रुपए, आगरा की मंडी में 1520 रुपए और गोरखपुर की मंडी में 1490 रुपए प्रति क्विंटल रहा। चावल लखनऊ की मंडी में 2150 रुपए, इलाहाबाद की मंडी में 2200 रुपए, आगरा की मंडी में 2180 रुपए और गोरखपुर की मंडी में 2255 रुपए प्रति क्विंटल रहा। चना लखनऊ में 4880 रुपए, इलाहाबाद में 5000 रुपए, आगरा में 4820 रुपए और गोरखपुर में 4780 रुपए प्रति क्विंटल रहा। मसूर लखनऊ में 6575 रुपए, इलाहाबाद में 6700 रुपए, आगरा में 6560 रुपए और गोरखपुर में 6600 रुपए प्रति क्विंटल रहा। सब्जियों में टमाटर लखनऊ में 2000 रुपए, इलाहाबाद में 2150 रुपए, आगरा में 2280 रुपए और गोरखपुर में 2100 रुपए प्रति क्विंटल रहा। प्याज लखनऊ में 3400 रुपए, इलाहाबाद में 3540 रुपए, आगरा में 3455 रुपए और गोरखपुर में 3550 रुपए प्रति क्विंटल रहा। बैंगन लखनऊ में 600 रुपए, इलाहाबाद में 660 रुपए, आगरा में 730 रुपए और गोरखपुर में 705 रुपए प्रति क्विंटल रहा। आलू लखनऊ में 800 रुपए, इलाहाबाद में 850 रुपए, आगरा में 880 रुपए और गोरखपुर में 820 रुपए प्रति क्विंटल रहा। गुड़ लखनऊ में 3400 रुपए, इलाहाबाद में 3570 रुपए, आगरा में 3400 रुपए और गोरखपुर में 3540 रुपए प्रति क्विंटल रहा। फलों में पपीता लखनऊ में 1650 रुपए, इलाहाबाद में 1740 रुपए, आगरा में 1850 रुपए और गोरखपुर में 1770 रुपए प्रति क्विंटल रहा। तो किसान भाइयों, ये थे आज के कृषि समाचार और औसत मंडी भाव।
अगले अंक में हम कुछ नई जानकारियां लेकर फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार। अरे हरकू वाह, बीज, कीटनाशक और आज खाद भी। अरे इतना खर्चा कहाँ से? अरे खर्च की चिंता किसे है, मेरे पास है ये किसान क्रेडिट कार्ड। कार्ड? अरे बैंकों द्वारा जारी इस कार्ड से किसान उसकी सीमा तक की रकम कभी भी बैंक से निकलवा सकता है और खेती बाड़ी की सामग्री कभी भी खरीद सकता है। तो हरकू भैया एक कार्ड मेरे लिए भी। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए नजदीकी बैंक से संपर्क करें और पाएं ढेर सारे लाभ। खुशबू की फुहार में, स्वाद की बहार में, तरक्की की तानों में, खिलती मुस्कानों में, हरे भरे पौधों में, बड़े बड़े सौदों में, मधुर भिनभिनाहट में, खुशियों की आहट में, बागवानी मिशन, हमारी चाहत, आपकी मुस्कुराहट। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। किसान भाई नमस्कार। कृषि की जानकारी से भरे इस कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। हमारे कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य आपको नई से नई जानकारी देना है। जानकारियों क्रम में आज हम बात करेंगे कुछ खास कार्यक्रम पशुओं के संवर्धन में कृत्रिम गर्भाधान के महत्व की। इसी विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे बीच हैं डॉक्टर SN लाल, वरिष्ठ वैज्ञानिक, कृषि विज्ञान केंद्र बस्ती से। डॉक्टर आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम कृषि दर्शन में। डॉक्टर, जैसा कि हमारा आज का विषय है कि पशुओं के संवर्धन में कृत्रिम गर्भाधान का महत्व, तो सबसे पहले इस पूरी लाइन को जानना चाहेंगे कि पशुओं का संवर्धन से क्या मतलब होता है? पशुओं के संवर्धन से ये तात्पर्य है कि जो हमारे पास पशु हैं उनको हम कैसे उच्च कोटि के दूसरे पशु प्राप्त करें। जैसे एक तरीके से आप कह सकते हैं पशुओं के नस्ल सुधार से, कि जो भी हमारे पास गांव में नस्लें हैं, चाहे गाय की हों चाहे भैंसे की हों, जो भी दूध उत्पादन क्षमता दे रही हैं उनको हम ज़्यादा से ज़्यादा कैसे कम समय में अच्छे से अच्छे उच्च कोटि के जो है वो नस्ल के जो है गाय भैंस या बाछी पाणी पड़वा जो प्राप्त करें। जी डॉक्टर साहब, ये तो मतलब हो गया संवर्धन का। जी। कृत्रिम गर्भाधान का महत्व, इसका क्या मतलब है? हाँ, जैसा इसका नाम है कृत्रिम गर्भाधान, नाम से ही पता चल रहा है कि जो मादा पशु हैं उनको गर्भधारण कराने से है। जी। इसमें ये होता है कि कृत्रिम रूप से नर पशु का जो है वीर्य संरक्षित करके और जो ऋतमयी मादा है उसके गर्भाशय के ग्रीवा में यंत्र द्वारा जो है वीर्य को पहुंचाया जाता है, जिसके फलस्वरूप गर्भधारण करता है। इस प्रकार की प्रक्रिया को हम कृत्रिम गर्भाधान कहते हैं। कृत्रिम गर्भाधान ऐसे पशुओं में किया जाता है जो कि हमारे पास जो देसी किस्म की गाय हैं या हमारे पास देसी किस्म की भैंसें हैं जिनकी दूध उत्पादन क्षमता बहुत कम है। इनको हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा ये इनसे जो बाछी आए या पड़िया आए वो ज़्यादा से ज़्यादा दूध उत्पादन दे। तो इसके लिए ये करते हैं कि जो उच्च कोटि के हमारे पास जैसे गाय है तो ऐसे सांड का वीर्य हम अपने ऋतुमयी मादा में डलाते हैं। जैसे साहिवाल का सांड का वीर्य है तो उसको उससे हम गर्भाधान कराते हैं। या भैंस है तो हमारी देसी भैंसें हैं या मुर्रा भैंसें हैं तो मुर्रा नस्ल के सांड का वीर्य से हम जो वो गर्भाधान कराते हैं। गांव में भी देखा गया है कि जो देसी गाय हैं जो 2 लीटर रोज दूध दे रही हैं, 2 से 2.5 लीटर रोज दूध देती हैं, उनकी दूध देने की क्षमता बहुत कम है। तो हमारे पास जो फ्रीजियन किस्म के जो है सांड हैं इनके वीर्य से जो हम संरक्षित करके बच्चियां प्राप्त करते हैं उसको संकर बच्चियां कहते हैं। जैसे हमको दुकाजू नस्ल पैदा करनी है जिसमें दूध भी बढ़े और मांस भी अच्छा हो
और जिसमें केवल हम दूध बढ़ाने के लिए करते हैं तो उसे हम दूध देने वाले पशु के रूप में जानते हैं कि जो दूध देने वाली। तो हमारे यहाँ जो ज्यादातर काम हो रहा है वो दूध देने वाले पशुओं में दूध बढ़ाने के उद्देश्य से ये काम किया जा रहा है। डॉक्टर आपने कहा कि हमारे यहाँ ये काम हो रहा है, अगर हमारे किसान भाई या जो पशु रखते हैं उनको अगर करवाना है तो सबसे पहले वो किन पशुओं को चुनाव करें, मतलब किन पशुओं को ले जा करके कृत्रिम गर्भाधान कराएं? पहला प्रश्न मेरा ये है। और दूसरा प्रश्न ये कि कहाँ से कराएं? हाँ, ये सबसे जरूरी है क्योंकि जो हमारा पशु है, मादा पशु है, वो ऋतुमयी होना चाहिए। ऋतुमयी का मतलब हुआ कि वो गर्मी में आए होना चाहिए। जो हमारी गाय और भैंसें होती हैं लगभग वो 21वें दिन पर जो है ऋतुमयी होती हैं। इनका ऋतु चक्र जो चलता है वो 21वें दिन होता है। जैसे गांव में देखिए जिसको पशुओं को गर्मी में आना कहते हैं, यानी पशु हमारा गर्म है, तो ये जो गर्मी का समय है ये 16 से लेकर के 24 घंटे तक होता है। और इस गर्मी को हम 3 भाग में बांटते हैं। शुरू के पहले 8 घंटे तक को हम प्रथम गर्मी कहते हैं, 8 से 16 घंटे के बीच को हम मध्य गर्मी कहते हैं, और 16 से 24 घंटे की जो गर्मी होती है उसको हम अंतिम गर्मी या उतार की गर्मी कहते हैं। तो हमेशा जो गर्भाधान कराना चाहिए वो मध्य गर्मी में ही करना चाहिए। यानी जब पशु को गर्म हुए लगभग 15-16 घंटे बीत जाए उस समय हमें कृत्रिम गर्भाधान केंद्र पर जाना चाहिए, निकट के पशु चिकित्सालय पर जाना चाहिए या जो कृत्रिम गर्भाधान का बैफ सेंटर है वहां पर जाना चाहिए और अपने पशु को जो वो कृत्रिम रूप से गर्भधारण कराना चाहिए। डॉक्टर साहब मैं बताना चाहूंगा मेरे किसान भाई खुद ही बहुत ज्यादा समझदार हैं, होशियार हैं और इस तरीके की बातों को पहचानने में बिल्कुल पूर्ण रूप से निपुण हैं। हम लोग हालांकि जानकारी देते रहते हैं लेकिन हमारा किसान खुद ही हर चीज को समझता है। हाँ, थोड़ा सा ये है कि हम जो जानकारी देते हैं उससे थोड़ा सा वैज्ञानिक दृष्टिकोण उसका अपना हो जाता है। डॉक्टर साहब जो ये संवर्धन की बात कर रहे हैं, कृत्रिम गर्भाधान की बात कर रहे हैं, आपने कहा कि पास का जो सरकारी अस्पताल है वहां पर चले जाएं, तो इसके लिए क्या कुछ शुल्क भी लगता है या ये सब निःशुल्क होता है? देखिए वहां पर जाएंगे पशु चिकित्सालय पर तो उनको एक अपने पशु का पंजीकरण कराना पड़ता है, रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। तद उपरांत जो है वो जो है जैसे जहाँ कभी कभी कुछ हमारी योजनाएं भी आती हैं जिसमें कि संकर गौ पर संवर्धन करके होता है तो उसमें निःशुल्क भी होता है, कभी कभी कुछ उनको शुल्क भी देना पड़ सकता है। जैसी भी योजनाएं होती हैं वैसे उनको काम करना चाहिए। लेकिन इसमें सबसे बड़ा ये फायदा होता है कि जो हमारी छोटी गाय हैं जो कि अगर हम प्राकृतिक रूप से उसको हम गर्भाधान कराते हैं या कुछ पशु हमारे पैर से कमजोर होते हैं उन पशुओं को भी हम गर्भित करा सकते हैं। इसमें सीधे के सीधे दूध उत्पादन बड़ी तेजी से बढ़ता है। जैसे उदाहरण के लिए बताएं कि कोई मादा गाय है जो कि लगभग हमारी 4 लीटर रोज दूध दे रही है और उससे जो बच्चियां पैदा होगी वो भी ज्यादा 2-3 लीटर से ज्यादा दूध नहीं होगी। लेकिन हम कृत्रिम गर्भाधान द्वारा को कराते हैं तो मान लीजिए ऐसे नर का जो है वो वीर्य पड़ रहा है जिसमें की क्षमता 20 लीटर तक है, तो उससे जो बच्चियां प्राप्त होगी उसमें कम से कम 10 लीटर उस साइड से आएगा और माँ के साइड से जो है 4 का आधा 2 लीटर आएगा। यानी पहली बार जो बच्चियां पैदा होगी उसमें लगभग 12 लीटर दूध देने की क्षमता हो जाएगी। फिर वो अगली बार जब 2-2.5 साल बाद वो गर्म होगी फिर बच्चा देगी, उसकी बच्चा को पुनः हम जो है कृत्रिम गर्भाधान द्वारा कराते हैं तो ये 12 लीटर का दूध जाकर के 15-16 लीटर तक हो जाएगा। तो इस प्रकार से अगर हम कृत्रिम गर्भाधान कराते रहेंगे तो निश्चित रूप से ज्यादा से ज्यादा दूध उत्पादन हमारे पशुओं से दूध उत्पादन भी हो जाएगा और अगर दूरथी ले रहे हैं तो मांस उत्पादन हो जाएगा। डॉक्टर सबसे पहले मैंने ये बात की थी आपसे कि ये जो अपना आज का विषय है इसमें कृत्रिम गर्भाधान भी है और पशु का संवर्धन भी है। तो डॉक्टर साहब ये कृत्रिम गर्भाधान की आवश्यकता क्यों पड़ी? ये आपने बता दिया, पशु का संवर्धन करना है मतलब उसकी बढ़वार करनी है, इन जो चीजों को भी आपने बता दिया। डॉक्टर साहब ये किन किन जगहों पर कैसे हो सकता है और ये क्या जरूरी है कि कृत्रिम गर्भाधान कराया जाए? हाँ, कृत्रिम गर्भाधान कराने से बहुत ही फायदे हैं, बहुत ही जरूरी है क्योंकि जो हम वैसे सांड के अच्छे किस्म के सांड की खोज करते हैं किसी भी क्षेत्र में चले जाएं तो कहीं भी अच्छे किस्म का सांड जो है मिलता नहीं है। और जो हमारे पास मादा पशु हैं उनमें जो अवर्णित पशु नर हैं जो सांड हैं उन्हीं से गर्भित हो जाती है तो दूध का उत्पादन हम अच्छा नहीं ले पाते, कृत्रिम गर्भाधान द्वारा ही हो सकता है। दूसरा फायदा है कि यदि कोई ऐसा प्राकृतिक रूप से सांड से गर्भित करा रहे हैं जो किसी मादा रोगी पशु से संक्रमित हो जाता है तो वो जिस पशु को गर्भित करेगा वो अन्य पशुओं में भी बीमारी फैला देगा। यदि हम कृत्रिम गर्भाधान द्वारा कराते हैं तो बीमारियां हमारे पशुओं में कोई किसी प्रकार की जननेंद्रिया संबंधी जो है जनन संबंधी जो वो जो है रोग नहीं होगा। तीसरी चीज जो सबसे
अच्छी चीज है कि एक सांड को अगर हम किसान भाई हैं, कोई हम सांड रखते भी हैं तो उसमें प्रतिदिन लगभग 100-200 रुपए खिलाई का पड़ता है। तो इस प्रकार से हमारे अनावश्यक रूप से पैसा खर्च हो जाता है और अच्छे किस्म का हम कितने दान करते हैं तो उससे हम वीर से जो है गर्भित करा सकते हैं। एक चीज हम किसान भाई को और बता देना चाहेंगे कि सबसे अच्छी किस्म का अगर सांड है, उसका वीर है, तो उससे एक साल में कम से कम हम 10 पशु को जो है गर्भित कर सकते हैं प्राकृतिक रूप से। लेकिन अगर हम उसको वीर उसका ले लेते हैं और कृत्रिम गर्भाधान करते हैं तो एक साल में 100 गायों को हम जो गर्भित कर सकते हैं। संग्रहित करना पड़ेगा उसका वीर। तो डॉक्टर, ये संग्रहित करने के बाद में किसान इसका क्या करें, कहाँ पर दें जिससे कि वो आगे लगातार चलता रहे? हाँ, इसके लिए थोड़ा सा ये ध्यान देने की आवश्यकता है कि जब भी आप पशु चिकित्सालय पर जा रहे हैं या बैग पर जा रहे हैं तो देखिए उनके पास एक लिक्विड नाइट्रोजन का एक सिलेंडर होता है जिसमें कि सीमेन रखा रहता है। तो उसमें ये देखते हैं कि सीमेन में लिक्विड नाइट्रोजन बहुत ही आवश्यक है, इस बात का ध्यान देना चाहिए। और जो भी डॉक्टर साहिबान डाल रहे हैं या हमारे पशु चिकित्सक डाल रहे हैं या बैग के जो भी इसके कार्यधर्ता हैं वो सही रूप से सही समय पर गर्भाशय की ग्रीवा के पास जो है उस सीमेन को दें। और किसान भाइयों को यह भी ध्यान देना है कि गर्म हुए अगर 12 से 16 घंटे हुई है तो उस समय गर्भाधान करावें। कहने का तात्पर्य है किसान भाइयों से निवेदन है कि सुबह अगर हमारा पशु गर्म हुआ है तो शाम को गर्भित कराएं, शाम को गर्म हुआ है तो वो सुबह गर्भित कराएं। मतलब कहीं ना कहीं मध्यकाल का मध्यकाल में ही कराएं। निश्चित रूप से ऐसा करते हैं तो उनका गर्भधारण हो जाएगा और उनको अच्छी किस्म की जो संकर बछिया या अच्छी किस्म की जो है पानी प्राप्त हो जाएगी और उनका दूध उत्पादन अच्छा बढ़ेगा। डॉक्टर साहब, आपने कहा कि निश्चित तौर पर जो गर्भाधान हो जाएगा, लेकिन काफी बार ऐसा देखा जाता है कि हमारे किसान सब कुछ अच्छा करते हैं, पशुओं का चुनाव भी अच्छा करते हैं और स्वास्थ्य केंद्र में भी जाते हैं, गर्भाधान भी कराते हैं, लेकिन होता क्या है, गर्भाधान ठहरता नहीं, गर्भ गिर जाता है। जी जी, इसका कारण क्या है? इसका कारण ये 2-3 कारण हो सकते हैं गर्भधारण न होने के। सबसे चीज बहुत बड़ी चीज है कि हार्मोन, जो मादा पशु के अंदर हार्मोन उठता है वो हार्मोन सही रूप से नहीं उठ पाता है, जो कि प्रजनन में हार्मोन का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है। यदि हम अपने पशुओं को लगातार राशन पर ध्यान देते हैं, खिलाई पिलाई पर ध्यान देते हैं कि ये दूध देते समय दूध उत्पादन का राशन और उसके स्वास्थ्य का राशन देते हैं, प्रोटीन युक्त राशन दें, खली वगैरह दें और विटामिन वगैरह के पत्तियांदार हरा चारा खिलाएं तो उसकी जो है अच्छी रूप से जो है हार्मोन निकलेगा। और एक चीज और भी है कि जब भी हम पशुओं को गर्भाधान कराते हैं और जब भी बच्चा उनको पैदा होता है गर्भाधान के उपरांत, तो इस चीज का मुख्य रूप से ध्यान देना चाहिए कि जो जेर गिरती है बच्चा देने के बाद वो पूर्ण रूप से जेर गिर जानी चाहिए। किसी प्रकार से गर्भाशय के अंदर इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए, जीवाणुओं का संक्रमण नहीं होना चाहिए। मतलब कहीं ना कहीं गर्भाधान कराने से फायदा है। डॉक्टर साहब, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। किसान भाइयों, गौर करिए इस बात को, क्योंकि आज का कार्यक्रम कुछ खास है, क्योंकि गर्भाधान की बात हो रही है, पशुओं के संवर्धन की बात हो रही है। अगर आपका पशु पतला दुबला है या दूध कम देता है तो आप पास के स्वास्थ्य केंद्र में जाइए, गर्भाधान कराइए और हर तरीके से पशुओं को विकसित कर लीजिए। नमस्कार।